मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे और क्या फंडामेंटल जो है राइट्स के बाद में डीपीएसपी पढ़ा था। डीपीएसपी की दूसरी क्लास में आप लोग नहीं आए थे, 4-5 बच्चे ही थे। उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरा करा दिया था। और उसमें कहाँ से कहाँ तक था, कौन से भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा, और परिभाषा किस इंगित कहाँ किया गया है? 12 पे, अनुच्छेद 12 पे। जैसे होता नहीं कि जब मोबाइल में कुछ चलाओ तो उसमें कहते हैं फलाना बटन दबाओ तो वहाँ पहुँचोगे, तो जब 36 नंबर का बटन दबाओगे तो वो कहेगा 12 नंबर का दबाओ, तो 12 नंबर पे दबाओगे तो फिर क्या निकल आएगा? राज्य की परिभाषा। ठीक, वहाँ संकेत किया गया है कि 36 नंबर पर आप आओगे, पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि आपको 12 नंबर पे जाना पड़ेगा राज्य की परिभाषा समझने के लिए, अनुच्छेद 12 नंबर। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे जो है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज इसको बोलते हैं। देखो, डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य थे। डीपीएसपी किसके कर्तव्य थे? राज्य के। राज्य के नीति निदेशक जो है राज्य के कर्तव्य थे। और मैंने पहले ही बताया है कि कर्तव्यों के लिए जो है कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, उस परिवर्तनीय नहीं है। कर्तव्य आपकी इच्छा है करो या ना पालन करो। लेकिन बीच बीच में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसमें भी कहीं कहीं बीच बीच में कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिसको जस्टिसेबल बनाया गया है, कोर्ट जा करके और उस पर न्याय मिल सकता है। लेकिन पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य भी हमारे जो है न्याय योग्य नहीं है, यानी उसको आप जो है वाद योग्य नहीं है, ना न्यायालय उसके लिए जा सकते हो और ना ही जो है उसके लिए आप जो है किसी प्रकार से रिट जारी करवा सकते हो। रिट वाला प्रावधान क्या है? मूल अधिकार में। तो आपको इतना अंतर पता होना चाहिए मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में, ठीक है? तो दोनों इसलिए, और ये मूल संविधान में नहीं था। मूल अधिकार और डीपीएसपी तो मूल संविधान में थे। मूल संविधान मतलब जब संविधान बनाया गया था, संविधान बनाया गया था तो उसमें उस समय मूल संविधान में ये नहीं था, क्या? मौलिक कर्तव्य। फिर बाद में जो है ऐसा लगा कि मौलिक कर्तव्य भी, अधिकार तो लोगों को बता दिए गए हैं कि तुम्हारे ये अधिकार है, लेकिन सिर्फ अधिकार से काम नहीं चलेगा, व्यक्तियों को अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए। तो इसलिए संविधान में फिर व्यक्तियों को बताने के लिए कर्तव्य डाल दिया गया है। और कब डाला गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन में। तो ये याद रखना है, 42वें संवैधानिक संशोधन में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो पहले से नहीं था। प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में था कि नहीं था? नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। अब जब जोड़ा गया है तो किसी भाग में जोड़ा गया होगा और किसी अनुच्छेद में जोड़ा गया होगा। तो कौन से भाग में जोड़ा गया है? 4 में। किसमें जोड़ा गया है? 4 में या 4A में, 4A या 4 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है? 51A, 51A अथवा 51 का, अनुच्छेद 51A या का, और भाग 4 का या 4A। तो ये जोड़ा गया है। अब जोड़ा क्यों गया, जरूरत क्यों पड़ी थी? तो स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह ने एक सिफारिश की थी कि भारत के संविधान में कुछ ऐसे निर्देश होने चाहिए व्यक्तियों के लिए जो है उनको उनके कर्तव्यों का ध्यान कराता हो। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है? तो किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, कौन सा? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। और इस जोड़ने के लिए संविधान का क्या करना पड़ा था? संशोधन। अब उन्होंने तो सिफारिश कर दी कि ये चीजें बढ़ानी है, लेकिन ऐसे थोड़े नहीं लिख दिया जाएगा। उसके लिए संविधान में अगर परिवर्तन करना है, कुछ एक अक्षर भी परिवर्तन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, अर्थात संविधान को संशोधित करना पड़ेगा, फिर बाकायदा उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आता है, और ये इसीलिए मैंने बताया 42वां संवैधानिक संशोधन एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। और
ये जोड़ा गया है और ये जो है कहाँ से प्रेरित है? यूएसएसआर से। जो आज रूस जिसको कहते हो, तो रूस पहले जो है 15 देशों का एक संगठन था जिसको कहा जाता था यूएसएसआर, सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, तो उसी सोवियत संघ से ही हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रेरित है। यानी कहाँ से लिया गया है कह सकते हो, तो कहाँ से लिया गया है? ये पूर्व सोवियत संघ से या सोवियत संघ से। ठीक है, तो जिसको आज रूस कहते हो। लेकिन सबसे पहले अगर किसी संविधान में, किसी देश के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो वो कौन देश था? जापान। तो जापान ने सबसे पहले अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। जापान से हम लोग लिए नहीं है, हम लोग लिए किससे हैं? यूएसएसआर से। ठीक है, और जोड़ा पहले से किसने जोड़ा था? सबसे पहले जापान ने। विश्व के अगर संविधान की बात करें तो विश्व के लिखित संविधान में सबसे पहले किसने जोड़ा? जापान ने जोड़ा। और हमने जो है किससे लिया? यूएसएसआर से लिया। और जेएस वर्मा समिति जो थी, जब जोड़ तो दिया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1999 में लागू हुआ, जेएस वर्मा समिति के जो है आधार पर। तो इसे लागू किया गया, मतलब फोर्सेबल किया गया, लागू मतलब हो गया। तो ये जेएस वर्मा, कभी कभी इससे भी पूछ लिया जाता है। तो जोड़ना शब्द याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, यानी संविधान की किताब में इसको लिख दिया गया। और लागू कब से हुआ? 1999 में जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर। तो अब ये एक चीज प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये क्या सभी व्यक्तियों के लिए है या सिर्फ नागरिकों के लिए है? ये सिर्फ नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है। तो ये यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो ये केवल नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य। और मूल अधिकार में केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद जो है मूल अधिकारों के हैं, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सबको। लेकिन इसमें जो है मूल कर्तव्य ये सभी किसको प्राप्त है? सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो जब ये जोड़ा गया स्वर्ण सिंह के समिति के आधार पर, जब जोड़ा गया 42वें संशोधन में, तो इसमें जो है सिर्फ कितने जो है वो जो जोड़े गए मौलिक कर्तव्य 10, 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के 10। और बीच में जरूरत पड़ी थी कि एक और संख्या जोड़नी है, तो वो जोड़ी गई कब? 11वां 86वां संविधान संशोधन करके। कौन सा? 86वां संविधान। और 86वां संविधान संशोधन क्या था? बच्चों का जो है मूल अधिकार था, बच्चों की शिक्षा का। तो ये कब जोड़ा गया? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो अब देखिए, बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किया गया था। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे सभी को जो है अनिवार्य और निःशुल्क, 2 शब्द है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। अब बच्चों को अपना अधिकार कहाँ पता होगा? 14 साल तक बच्चा कहाँ जानता है? 6 वर्ष का बच्चा, 14 वर्ष तक का बच्चा, उसे कहाँ पता है? तो इसीलिए यहाँ पर मूल अधिकार के साथ साथ जो मूल अधिकार था वो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। मूल अधिकार कहाँ जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A में। लेकिन क्योंकि बच्चा नादान होता है, इसलिए माँ बाप को कहा गया कि तुम्हारा एक कर्तव्य और बढ़ेगा। अभी तक तुम्हारे कितने कर्तव्य थे? 10। अब 11वां कर्तव्य तुम्हारा ये बढ़ता है कि तुम 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उंगली पकड़कर और स्कूल ले जाओगे, उनके अधिकार दिलाने। कौन सा अधिकार? शिक्षा का मौलिक अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य। अगर बच्चा अगर नहीं पढ़ने जा रहा है, यानी गार्जियन अपने दायित्व को नहीं समझता है, कर्तव्य को नहीं समझता है, बच्चे को पढ़ने से मना करता है, तो बच्चा कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार क्या है? वाद योग्य है। उसका अधिकार वाद योग्य है ना, मूल अधिकार वाद योग्य है। तो वो कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि जो है जो है वो न्यायालय महोदय, यानी जज महोदय, आप हमारे बाप के खिलाफ एक रिट निकालो, हमको पढ़ा नहीं रहे हैं, हमको पढ़ा नहीं रहे। तो क्योंकि मूल अधिकार क्या है? जस्टिसेबल है, वहां पे वाद किया जा सकता है। तो बच्चा जो है कोर्ट जा सकता है उसको लेकर के, और उनके अपने बाप के लिए कर्तव्य जो है उनको याद दिला सकता है कि भैया देखो, हमारा मूल अधिकार, तुम्हारा तो कर्तव्य है लेकिन हमारा क्या है? मूल अधिकार है। और हम अभी चलना नहीं जानते हैं, तो हमारी उंगली पकड़ो, ले चलो स्कूल में, छोड़ के आओ, हम वहाँ शिक्षा लें। तो ये 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, तो इस तरीके से वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। सीक्वेंस ऐसे जैसे लिखा है इसमें 1 से लेकर 11 तक, तो सीक्वेंस है। कभी कभी भाई प्रश्न बचे नहीं है, इतने सालों से परीक्षाएं हो रही हैं, सब वही घुमा फिरा के पूछना है।
तो बनाने वाले क्या करते हैं, अब कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ, चार चार दे देगा, फिर कहेगा तीसरे नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा उसमें से कीवर्ड्स निकाल करके, ऐसा नहीं कि पूरा लाइन लिख देंगे, ये तो मैंने भी बड़ी लाइन में से छांट करके मतलब इसको कटिंग करके कीवर्ड्स लिखा है। तो कीवर्ड्स जो है 2-4 लाइन लिख देगा और फिर कहेगा निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो आपको नंबर वाइज याद होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर वाइज भी थोड़ा सा 2-4 बार देखो कि बस याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 3-4 बातें जो शुरुआत के प्रश्न से आते हैं उसमें ये आते हैं कि क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था, तो नहीं था, और जब जोड़ा गया तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया, और लागू कब हुआ 1999 में, और किस समिति के आधार पे, जे.एस. वर्मा समिति के आधार पे या वर्मा समिति के आधार पे, और इसे जब जोड़ा गया तो संविधान में जगह कहाँ दी गई, भाग 4 का में, और अनुच्छेद 51 का में इसको जगह दिया गया, ठीक है। और कहाँ के संविधान से प्रेरित है ये, तो सोवियत संघ या यूएसएसआर के संविधान से। और विश्व में सबसे पहले किसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा था, जापान में, ठीक। तो ये यहाँ से कई प्रश्न आते हैं, अब बारी बारी से एक एक हम लोग पढ़ेंगे, और ये सिर्फ किसको प्राप्त है, नागरिकों को, व्यक्तियों को नहीं, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसीलिए मौलिक कर्तव्यों की कभी कभी आलोचना भी होती है कि भाई जैसे हमको तो ये बता दिया गया कि हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, वहां पर थूकेंगे नहीं, अगर थूकते हैं तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मतलब उसको संरक्षा देना, लेकिन विदेशी भी आ रहे हैं, अब विदेशियों का कर्तव्य बताया नहीं गया है तुम्हारा कर्तव्य है, वो थूक थाक के चले जाएंगे, पान खाएंगे, पचाक से मारेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या क्या पढ़ना है हमको, 11वां मौलिक कर्तव्य। पहला है संविधान का पालन, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखो सबसे पहले ही संविधान पढ़ रहे हो तो पहले नंबर पे क्या आ गया, संविधान, संविधान का पालन करना। तो अब इसको याद कैसे करना है, संविधान की बात है तो संविधान का पालन करना होगा, और संविधान का पालन करना है तो संवैधानिक कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संगठन हैं, उनका भी पालन करना है, मतलब उनका अनादर नहीं करना है। और संविधान में ही क्या है, हमारा राष्ट्रध्वज है। संविधान का गौरव कब बना रहेगा, जब हम राष्ट्र अपने तिरंगा के, अपने ध्वज का जो है सम्मान करेंगे और अपने राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। तो ये तीनों बातें जो है पहले नंबर पे ही बता दी गई कि जो संवैधानिक बातें हैं ये सबसे ऊपर हैं और इनका आपको क्या करना है, सम्मान करना है। हमारा जो संविधान है, इस संविधान के नियमों का आपको पालन करना है। किसको, जनता को, अर्थात मतलब नागरिकों को संविधान का पालन करना है। और जो संस्थाएं हैं, जैसे संसद हो गई, संस्था है ना, विधानसभा हो गई, विधायिका हो गई, ये सब क्या है, संस्थाएं हैं। तो इन संस्थाओं का भी क्या करना है, सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि जो है कोई नियम जो है संसद से पारित हुआ तो हमको उसका अनादर करना है, उसका पालन करना, मतलब जो संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं उनका हमें जो है उन्हें सम्मान देना है, ठीक। और अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे का भी सम्मान करना है। और राष्ट्रगान, अब राष्ट्रगान बज रहा है, पता चला जो है चले जा रहे हैं तो अनादर हुआ ना हमारे राष्ट्रगान का, खड़े होकर के सम्मान करना है। अब यहाँ दूसरा क्या होता है, कभी कोई प्राइमरी में बजने लगता है और यहाँ बजने लगता है अलग अलग, मतलब प्राइमरी वाले आ रहे हैं वो खड़े हो गए, इंटर कॉलेज वाले अपना जो है चल रहे हैं, तो उनका राष्ट्रगान अलग हो गया क्या, और राष्ट्रगान अलग है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर आवाज आपके कानों में जा रही है तो सम्मान स्वरूप आपको खड़ा होना है। और तिरंगा अगर मतलब तिरंगा का शान तभी है जब वो फहराता रहे हवा में ऊपर, अगर वो झुक रहा है, गिर रहा है तो उसका अनादर होगा। कभी भी ऐसा अगर आप देखते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है, तिरंगे को यथास्थान स्थापित करना, ठीक। पहले तो ये होता था कि तिरंगा जो है फहराने के बाद उसका मतलब शाम ढलने से पहले ही, सूरज छिपने से पहले उतार लिया जाता था। लेकिन इसमें कुछ जो है बीच में परिवर्तन भी किया गया, कुछ लोग न्यायालय गए कि भाई हमारा जो है ये कर्तव्य और इसमें बढ़ाना, मतलब थोड़ा सा जोड़ना चाहिए कि हम तिरंगे को जो है मतलब सरकारी संस्थान के अलावा भी प्राइवेट व्यक्ति भी फहरा सकते हैं। पहले सिर्फ सरकारी संगठनों के ऊपर ही फहराए जाते थे, जैसे स्कूल, कॉलेज या फिर आपका संसद भवन हो गया, विधानसभाएं हो गई, बैंक हो गया, यही सब फैलाते थे। लेकिन अब प्राइवेट व्यक्ति अपने जो है छतों पर ध्वजारोहण कर सकता है, ठीक। तो ये सब चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, बढ़ाई गई हैं। तो ये जो हो गया, अब इसके लिए विधि बना करके अगर कोई इसका अनादर करता है, संविधान का अनादर करता है, राष्ट्रगान का अनादर करता है, राष्ट्रध्वज का अनादर करता है, तो विधि बना करके व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं मैंने कहा कि न्यायालय में नहीं जा सकते इसको लेकर के, तो यहाँ पर कुछ जो है कर्तव्य ऐसे भी हैं जिसके लिए कहा गया है कि संसद जो है या विधान सभाएं, विधान पालिकाएं
अपने कानून विधि बना करके, नियम बना करके उनका पालन करवा सकती हैं। उसके लिए दंड भी कर सकती हैं, अगर पालन नहीं हो रहा है तो दंड भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया पहला। दूसरा नंबर क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना है। अब भाई संविधान बनाने में किसका योगदान था? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन करता थे, उन्हीं की बदौलत तो हम आजाद हुए हैं, और आजाद हुए हैं तो जो है मौका मिला संविधान बनाने का। तो फिर जो हमारे आंदोलनकारी थे, राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे जो, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। संविधान बन गया, सर्वोच्च नंबर पे है। दूसरे नंबर पे संविधान में योगदान करने वाले व्यक्तियों का नाम आ जा रहा है। कौन? राष्ट्रीय आंदोलनकारी। अब राष्ट्रीय आंदोलनकारी ही तो थे जो संविधान बनाने वाले थे, तो इसलिए उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्श, उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्श। अब यहाँ पर उच्च आदर्श क्या है, इसके बारे में संविधान मौन है, कुछ नहीं, बस खाली शब्द डाल दिया है। इसकी व्याख्या अपने आप अपने हिसाब से लोग करते हैं। उन्होंने जो उच्च आदर्श बनाए थे उसको अपने हृदय में संजो कर रखना है। उन्होंने उच्च आदर्श बना दिया, मान लो कि जो हमारे जो संविधान बन रहा है उसके हिसाब से भारत देश का संचालन होना चाहिए। अगर वो इस तरीके से अपना उच्च आदर्श बना के गए हैं तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, अपने हृदय में संजो कर रखना है। यानी मतलब अगर हमको इस देश की आज़ादी मिली है, उन लोगों ने लहू बहाया है, गोलियां खाई हैं, तो ऐसे व्यर्थ थोड़े नहीं जाने देना है। अपना एक कर्तव्य होना चाहिए कि उनके लिए हमारे प्रति क्या होना चाहिए, उनके प्रति हमारे लिए क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और सम्मान तभी होगा जब वो जो चाहते थे वो चीज़ हम आज करें। तो यही चीज़ है कि उनके उच्च आदर्श पर हमको अपने, उनके उच्च आदर्शों को हमें अपने हृदय में, अपने जो है दिल में जगह बनाकर रखनी है, उन्हें भूलना नहीं कभी जो है। इसी वजह से तो हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी पे सबको याद करते हैं, उनका जो है स्लोगन्स करते हैं, उनके लिए नारा लगाते हैं। तो यही इसीलिए कि कभी हम उनको भूलें ना। ठीक, तो इसे हमें ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे अब संविधान बन गया, अपने उच्च आंदोलनकारियों के इस द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को हम हृदय में संजो लिए हैं। अब तीसरे नंबर पे अपने राष्ट्र की बात आ जाती है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, 3 शब्द है, एकता, अखंडता और संप्रभुता। इसे अक्षुण्ण रखना है, इसकी रक्षा करनी है। कभी भी हमारे राष्ट्र की संप्रभुता जो है नीलाम नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए देश। हम इसका जो है खामियाजा भुगत चुके हैं, पहले ही हमारा देश खंडित हुआ है। तो हमने बहुत जो है समय, मतलब काफ़ी समय तक, कई हजारों वर्ष तक जो है हमारा देश गुलाम रहा है। प्राचीन समय के बाद से ही जो है, प्राचीन समय से ही कह सकते हो, बीच बीच में कितने आक्रांता भारत आते रहे और हमारे पूरे अखंड भारत को खंडित किया कि नहीं किया। तो अब दोबारा वो स्थिति ना आए, इसलिए अपने देश को क्या करना है, अखंड भारत बनाकर रखना है। कोई हमारी संप्रभुता को जो है चुनौती ना दे। संप्रभुता मतलब जो हमारे द्वारा स्थापित जो संविधान है, हमारे द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से आज हम अपने देश का संचालन करते हैं, हमारा देश का विधान चलता है, कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर शासन नहीं करती। यही तो हमारी संप्रभुता है। हमको बोलने की आज़ादी है और हमें यहाँ पर जो है श्वास लेने की आज़ादी है, और जो है हमारा देश हमारे द्वारा ही संचालित हो रहा है, हमारे द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा संचालित हो रहा है। यही तो हमारी संप्रभुता है। अब इस संप्रभुता को हमें रक्षा करनी है, उस पर जो है ग्रहण नहीं लगना चाहिए कि कोई विदेशी आए और कहे कि फिर से हम भारत को क्या करते हैं, गुलाम बनाते हैं। क्योंकि हम जो है अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके उच्च आदर्शों को संजोए हुए हैं, और उनका उच्च आदर्श यही है कि देश हमारा दोबारा गुलाम ना होने पाए, चाहे वो आर्थिक गुलामी हो। भाई अब हम लोग आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं और जो है हमारा पैसा ले जा रही हैं अपने देश में। जैसे चाइना थी, चाइना के झालर यूज कर रहे हैं, चाइना के जो है मोमबत्ती यूज कर रहे हैं, चाइना के खिलौने, पिचकारी सब चाइना के यूज कर रहे हैं। तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, चाइना जा रहा है। तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार तब मिलेगा ना जब हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बनेंगी, और फैक्ट्रियाँ तब बनेंगी जब हम अपने देश के द्वारा बने फैक्ट्रियों में बनाए गए सामान उत्पादित होंगे। अब हमारी मांग अपने देश में ही होगी, तभी तो फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी, और फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी देखना है, हम आर्थिक रूप से तो गुलाम नहीं होते जा रहे हैं, ये भी सोचना है आने वाली पीढ़ी को। तो इसलिए इन कर्तव्यों को हमें ध्यान रखना है। तो एकता, अखंडता, संप्रभुता को हमें बचा कर रखना है, इसकी रक्षा करनी है। नंबर 3। नंबर 4 क्या कहता है? देश की रक्षा करना है। आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए हमें तुरंत जाना चाहिए। देश की रक्षा, अब देश की रक्षा ये बहुत व्यापक शब्द है। देश की रक्षा जैसे ही आती है तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम
वर्दी स्वर्दी पहन के और हथियार लेकर जो है बाउंड्री पे खड़े हो जाएंगे, आओ दड़ 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 घूम देंगे। सिर्फ वही देश की रक्षा नहीं है, देश की रक्षा तो किसान भी कर रहा है, शिक्षक भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से करना है। देश की रक्षा करना है ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार की गुण जो है उसमें लगते जाएं और हम अपने ईमान को बेचते चले जाएं। तो ईमानदारी से अपने देश की रक्षा हर व्यक्तियों को करना है। जो भी भारत का नागरिक है उसका ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश की रक्षा करना है, और कहीं भी जरूरत पड़े अगर उसे सेवा देने के लिए तो निस्वार्थ भावना से सेवा देने के लिए चले जाना चाहिए। अब कोरोना काल में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। इसी कर्तव्यों को याद करते हुए तो डॉक्टर्स नर्स जो है बहुत ऐसे देखे गए जो 24 घंटा जो है सेवा में लगे हैं। पूरे पूरे 25-25 मतलब 40-40 दिन तक नर्स ऐसे मैंने देखे जो मतलब अपने बच्चों को 6 महीने के बच्चों को छोड़ करके और सेवा के लिए लगी हुई हैं, लोगों को बचाने के लिए कोरोना से। तो ये क्या है, देश की सेवा। और वही चीज कह रहा है कि आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, सभी के लिए है आह्वान किए जाने पर। यानी कोरोना काल एक ऐसा विकट परिस्थिति थी, उस समय देश ये आह्वान कर रहा था कि जो है जगह जगह पर समय समय पर लोग अपना क्या करें, जो है देश की रक्षा करें। उसी में हमारा भी एक छोटा सा योगदान था। आह्वान किए जाने पर हम भी जो है लोगों की पढ़ाई बंद हो गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कॉलेज बंद थे, तो हमने भी जो है अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और जो है चूंकि उस समय आह्वान किया था हमारे जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो वहाँ से आह्वान किया गया कि कुछ टीचर्स जो रुचि ले रहे हों वो अपना इनोवेशन करें, अपनी टीचिंग को जो है ऑनलाइन भेजें, बना करके पढ़ा करके। तो फिर हमने भी भेजा। तो हमारा भी क्या था, आह्वान किए जाने पर हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और उसी का आज जो है फल ये मिल रहा है कि आप सब जो है शिक्षा ले रहे हो। नहीं तो वहाँ हम गए नहीं होते, हम भी पढ़े रहते, इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, ऑनलाइन के बारे में। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है इस क्षेत्र में जो है मुझे लाने का, तो मेरे बड़े बेटे का है। उसने जो है मुझे थोड़ा सिखा दिया था कैसे जो है वीडियो बनानी है, अपलोड करना है। लेकिन पहले कभी मैं सोचा करता था कि जो है ये यूट्यूब भला क्या है, जो है हम भी कभी वीडियो बनाया करेंगे, देखा करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि शिक्षा में बनेंगे। हम थोड़ा सा मस्खरा टाइप के आदमी, सोचा नौटंकी किया करेंगे, ठीक है, नौटंकी करके जो है वीडियो अपलोड किया करेंगे तो लोग देखेंगे तो कमाई होगी हमारी। लेकिन जब उधर से चलना शुरू हो गया हमारा चैनल, फिर हमने लगा कि हमारे पास जो ज्ञान आ गया है, इस ज्ञान को बच्चों में बांटे नहीं तो हमारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। ठीक, अभी आगे इसी में आएगा अगला टॉपिक, तो उसी के उस पर जो है हम कार्य करते चले जा रहे हैं। तो देश की रक्षा करना चौथे नंबर पे है, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तत्पर है। 5वां नंबर है समता और भ्रातृत्व को बढ़ाना। यानी जो भारत की समता है और भाईचारा है, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, जो आपसी भाईचारा है, समानता है, इसको बना कर रखना, इसको बरकरार रखना, इसको किसी भी तरीके, भाई ये टूटेगा तो देश की अखंडता है वो टूटेगी, एक दूसरे से लगा हुआ है। तो भाईचारा बना कर रखना है। हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए, ईसाई हिंदू में, ईसाई मुस्लिम में, सब में क्या होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए। तभी समता स्थापित होगी, तभी समानता स्थापित होगी। और स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं इनका त्याग करना होगा, जो कुप्रथाएं हैं स्त्रियों के विरुद्ध, जैसे कि अब जैसे बेटियों को हम लोग स्कूल नहीं भेजते थे, नजरअंदाज करते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, नारी को सिर्फ ये माना जाता था कि भोग की वस्तु है। तो ये सारी इन कुप्रथाओं का, जैसे सती प्रथा का त्याग हुआ, ठीक है, और पर्दा प्रथा का त्याग हुआ। अभी भी कुछ जगह पर्दा प्रथा है, 2-2 बित्ता का घूंघट। हम तो जब इस स्कूल में आए पहले तो उस पर खड़खड़ा पे आ रहे थे, खड़खड़ा मतलब तांगा, इरादनगर से चले तांगा, तब तांगे चलता था, इधर बैठ गए, उस पर 2 लेडीज और बैठी थी। अब जैसे ही हमने तांगे वाले से बात होने लगी ऐसे कि ये कहाँ पड़ेगा, स्कूल कैसा है, तो उनको लगा कि जो है मैं इसी क्षेत्र का हूँ, 10 बीता का हाथ जो है घूंघट काट दिया तुरंत। तो हमें लगा पर्दा प्रथा भी है इस क्षेत्र में, तो अभी भी है पर्दा प्रथा। तो इन पर्दा प्रथाओं का, ये सब कुप्रथाएं हैं, इनका त्याग होना चाहिए। ठीक, तो स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं इनका त्याग होना चाहिए। जैसे मुस्लिम समाज में क्या था, जो है हलाला है और जो है 3 तलाक है, ठीक है। हलाला जो है बहुत गंदा एक प्रथा है, शायद तुमको पता होगा, नहीं पता है। तो हलाला एक ऐसी कुप्रथा है, हाँ, हलाल मतलब उसमें गर्दन नहीं काटा जाता है, गर्दन काटने जैसा ही है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई तलाकशुदा महिला है और दोबारा वो अपने शौहर के पास फिर से शादी उसकी होती है, तो पहले उसको हलाल किया जाता है। हलाल मतलब उसको जो है अपने मतलब देवर के साथ या फिर जेठ के साथ उसकी शादी कराई जाती है। कितनी खतरनाक कुप्रथा है।
शादी कराई जाती है, उसके साथ एक रात के लिए भेजा जाता है, उसके बाद फिर दोबारा उससे शादी होती है। तो ये कुप्रथाएं ही तो है भारत के। तो ऐसी कुप्रथाओं का जो है त्याग करना होगा, स्त्रियों के विरुद्ध ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करने की आवश्यकता है। ठीक, तो ये 5वें नंबर पे है। 6वां नंबर है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का रक्षण करना है। सामाजिक संस्कृति यानी जो हमारे देश की संस्कृति है, संस्कृत तमाम प्रकार की संस्कृतियां हैं भारत में। ठीक है, किसी उत्तर भारत के लोग जो है किसी जमाने में धोती वगैरह के रूप में पहचाने जाते थे, धोती पहनते थे, हमारी जो है हमारी संस्कृति थी। ठीक है, और इसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो है वो धोती को लपेट लेते थे ऊपर से। ठीक, हाँ, अलग अलग। अब तो ये सब क्या संस्कृत है। ऐसे खान पीन है, उत्तर भारत में जो है दाल चावल चपाती का खान पीन है, दक्षिण भारत में इडली डोसा चलता है। तो ये सब संस्कृतियां हैं। तो इन संस्कृति भाई यही तो हमारे देश की जो है शान है, इन संस्कृति विविधताएं ही तो शान है। तो सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का रक्षण करना है। जो परंपराएं हैं हमारे, जो सनातन समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं, ये गौरवशाली हैं, इनका रक्षण करना है, खत्म ना होने पाए। ठीक, अब परंपराओं की आड़ में ऐसा नहीं है कि जो है कोई कुप्रथा घुसेड़ दो उसमें, कहो कि जो है ये हलाला भी तो परंपरा है, पुराने समय से चली आ रही। तो ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करना है। ठीक है, या जो है 3 तलाक ये कह दो पहले से चली आ रही है, तो इसको रखेंगे। भाई 3 तलाक क्यों खत्म किया गया? क्योंकि मैंने बताया अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर किसी का मूल अधिकार हनन होता है, किसी की स्वतंत्रता से या किसी के उससे, किसी मतलब किसी कानून से ऐसे, तो फिर वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही जो है उसमें खत्म किया गया 3 तलाक को, तलाक बिद्दत को खत्म किया गया है कि आदमी 3 बार तलाक बोल दे और जो है महिला जो है बेघर हो जाए। तो ये हमारे देश की जो परंपरा नहीं है। अगर मुस्लिम कानून, जैसे पर्सनल लॉ की मैं बात करता हूँ, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, जो हम पढ़ रहे थे डीपीएसपी में, समान नागरिक संहिता, मैंने बताया था समान नागरिक संहिता 44 में ऐसे याद कराया था ना कि 2 बार 4 आता है और 4 सम संख्याएं हैं, तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वहां पर तो मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि हम लोग पर्सनल लॉ जो है लागू करेंगे अपना, हमारा मुस्लिम धर्म का अलग कानून होगा, वैवाहिक विवाह का अलग कानून होगा, तलाक का अलग कानून होगा। ये नहीं चलेगा। या तो सारा कानून आप अपना मुस्लिम धर्म का मानो। जैसे अरब कंट्रीज में क्या है, वहां पर आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन, ये कानून है वहां का, तो वो कानून भी मानो। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लाया जा रहा है कि सबके साथ जो है अनुच्छेद 44 का वो हो। तो ये सिर्फ जो है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रमित करते रहते हैं, कुछ वो सभी धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं, इस टाइप के लोग, जैसे अभी जो जेल में सड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, आसाराम बापू जी। कुछ लोग देखेंगे वीडियो, अगर आएंगे हमको आसाराम बापू फॉलोअर्स, क्योंकि एक बार मैं गाँव गया तो हमारे गाँव में एक आसाराम बापू जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और हमने कहा उनका देखे, घर गए उनके तो बड़ा सा तस्वीर लगा, हमने कहा अभी तो जेल में बैठे हुए हैं, इनकी पूजा कर रहे हो और जाने क्या क्या कुकृत किया बैठे हैं। अरे मेरे ऊपर भड़क गए। हमने कहा जयराम जी की मैं चल रहा हूँ, नहीं तो मारपीट हो जाएगी। तो ऐसे धार्मिक गुरु हैं हमारे देश में। तो ये सब धर्म में बैठे हुए हैं, यही बंटाधार किए हुए हैं देश का। तो सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का हमको रक्षण करना है। और 7 नंबर क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण, वन झील नदी वन्य जीव की रक्षा और जीवों पर दया करना है। 7वें नंबर पे हमको ये कहा गया है कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, अब प्राकृतिक पर्यावरण में सभी चीज आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन में रहने वाले जीव जंतु आ जाएंगे, नदी नाले झरने सब आ जाएंगे। तो सभी का क्या करना है, इनको सुरक्षा प्रदान करना है, इनकी रक्षा करनी है, और उनमें रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उन पर दया करना है। ऐसा नहीं कि जो है उनको काट करके और अपने जो है भोजन के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में उसका हम इस्तेमाल करें। तो ये कर्तव्य है। अब ये कोई नहीं कर रहा है, इसका नहीं पालन कर रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, पहले ही कहा गया है। क्योंकि देखो हमारा देश तो ऐसे मतलब जलवायु के क्षेत्र में है जहाँ पर हम लोग जो है पोषक तत्वों में अपना मतलब शाकाहार यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने ही देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आप लद्दाख वगैरह चले जाओ, लद्दाख है, ऐसे जो है हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पर मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उनको जीवन मतलब गर्मी नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो है पदार्थ जो होते हैं, मांस वगैरह होते हैं, उनमें जो है मसाले तमाम पड़ते हैं, झोंक करके गर्मी ज़्यादा रहती है। तो फिर इसलिए जो है वो अपने जीवन को बचाने के लिए उसका जो है भक्षण करते हैं। यस, हमारे देश में जो है नवराज तट पर लगते हैं, नवराज तट पर लगते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, मत्स्य पालन ज़्यादा होता है, यहाँ पर मत्स्य पालन ज़्यादा। तो यहाँ के सभी जातियाँ सभी धर्म के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे
ठाकुर हो चाहे कोई भी हो, सब जो है अपने खाने में मछली का इस्तेमाल करते हैं और इसको पूज्य माना जाता है। तो ये जो है पर्यावरणीय चीज़ें हैं, पर्यावरण के आधार पे खान पान हमारा निर्धारित होता है। इसलिए भूगोल जो है सबके जीन में घुसा हुआ है। कपड़ा पहन रहे हैं तो भी भूगोल हमारा कपड़े पर पहनने को निर्धारित करता है। जलवायु, और जलवायु का अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। भाई अभी सर्दी है, मौसम आ गया सर्दी वाला, तो कपड़े निकाल लिए कौन सा? गर्म ऊनी कपड़े निकाल लिए। तो कौन निर्धारित कर रहा है? भूगोल, भौगोलिक तत्व। अब सर्दी खत्म हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, तो फिर कॉटन के कपड़े निकाल लेंगे, पहनेंगे। खाना खा रहे हैं तो खान पान में भी इसी तरीके से ज़्यादा ठंडी जलवायु का क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है गर्म चीज़ खाएंगे, और बरसात शुरू हो गया, चौमासा शुरू हो गया तो तैलीय चीज़ नहीं खाएंगे। तो ये सब कौन निर्धारित कर रहा है? भूगोल। तो हमारा भूगोल हमारे जीन में घुसा हुआ है। इसीलिए कुमारी सैंपल ने कहा था, एलन सैंपल ने कहा था कि ये प्रकृति हमारे इंसानों के जो है पूरे शरीर में घुसा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है रहने वाला व्यक्ति, उसके भुजाएं मजबूत होती है क्योंकि वो क्या चलाता है? नाव चलाता है। नाव जब चलाएगा, और जब वो कौन सा चप्पू होता है, क्या होता है जिससे चलाते हैं ना, तो जब इससे पानी को जो है पीछे करेंगे तो हमारी भुजाएं क्या होंगी? मजबूत होंगी। तो ये क्या है? हम प्रकृति के अनुसार ही तो रह रहे हैं। पहाड़ों पर व्यक्ति जो है डेली चढ़ना, ऊपर से नीचे आना, हजार फीट ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, तो वहाँ के लोग जो है उनकी जंघाएं मजबूत हो जाती हैं, ठिगने हो जाते हैं। लंबे हो जाएंगे अगर 7 फुट के तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, झुक जाएंगे जल्दी। इसीलिए वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं? ठिगने। पहाड़ी क्षेत्र के लोग ठिगने हो जाते हैं क्योंकि उनको डेली चढ़ना उतरना है, तो वहाँ लंबे आदमियों की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उनको प्रकृति क्या बना देती है? ठिगना। इसलिए पहाड़ी देखे होंगे ठिगने होते हैं, और टमाटर जैसे जो है उनके गाल लाल होते हैं, बड़े गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर जो है जलवायु वैसी नहीं है, मतलब गर्म नहीं है कि सीधे किरण आ रही है और हमको हमारी त्वचा को जो है काली कर रही है। तो सब प्रकृति निर्धारित करती है। ठीक, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना है। झील, नदी, इनका क्या करना है? सबका संरक्षण करना है और वन्य जीवों की जो है रक्षा करनी है। इसीलिए जो है स्थापित किए गए हैं राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान। हम लोगों के मजे मस्ती के लिए तो उद्यान हैं, पार्क्स हैं, लेकिन जीव जंतुओं के लिए भी तो होना चाहिए। इसीलिए लगभग 100 से अधिक जो है राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। 18 जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में। ठीक, तो ये सब हम लोग जो है पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे। 8वें नंबर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो जो है अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। उसकी ड्यूटी है, लेकिन नहीं करे तो कोर्ट नहीं जा सकता है। कहते ये जो है झाड़ फूंक में विश्वास करता है, चलो इसको कोर्ट में ले चलते हैं, नहीं जा सकते। करे झाड़ फूंक में विश्वास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसका जो है अपना कर्तव्य, वो उसका अपना कर्तव्य है। तो जो है अब यहाँ की जो क्लास है, इस क्लास में सभी का क्या हो रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि हम जो है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपके दिमाग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से हर चीज़ को मतलब सोचने समझने की, देखने का दायरा, सब चीज़ बढ़ाया। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, और साथ में मानववाद हमेशा मानव को केंद्र में रखते हुए हर कार्य को करना है। अर्थात सब कुछ, सारा कुछ जो है मानव केंद्रित होना चाहिए। और मानव केंद्रित क्यों होगा? क्योंकि मानव का कल्याण ही सबसे बड़ा जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मानव का अधिकतम कल्याण हो सके, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो वो मानव केंद्रित व्यवस्था होगी, मानववाद उसे कहेंगे। और ज्ञान अर्जन, सबको ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। जब ज्ञान अर्जन करोगे, दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा, मानववाद की तरीके से, मतलब मानव की सुख दुख को समझोगे, सोचोगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा। ये सब हमारे जो मतलब कर्तव्य है, ये क्या है? राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए ही लिखे गए हैं। ऐसा नहीं कि जो है कर्तव्य लिख दिया बस हो गया। राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, इसलिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 9वां नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति जैसे विद्यालय है, बहुत बच्चे क्या करते हैं? पंखे पे लटक जाते हैं। ठीक, पंखा पकड़ लिए और जो है चलते हुए पंखे को ऐसे रोक देंगे, जो है उंगली लगा करके। और घर में नहीं करेंगे, तो घर में जैसे रोकेंगे फूक जाएगा, और फूक जाएगा तो पापा का पैसा जाएगा, बाप का पैसा जाएगा। यहाँ कौन सा बाप का पैसा जा रहा है? तो यहाँ करेंगे। तो इसलिए जो है सार्वजनिक संपत्ति का जो है सुरक्षा करना है, उसे नुकसान नहीं करना है। ये तो विद्यालय, तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सारे रेलवे हैं,
बहुत लोग रेलवे में जाते हैं, यात्रा करते हैं, टिकट लिया 200 रुपये का, एक पंखा खोल ले चलो, बल्ब निकाल ले चलो, पैसा वसूल हो जाएगा। तो लेकिन रेलवे बहुत समझदार है, अब वो ऐसे पंखे और ऐसे बल्ब लगाता है कि लाकर घर में लगाओगे चलेगा ही नहीं। उसके पंखे आपके घर बेकार है, फिर वो कबाड़े में बेचना पड़ेगा। तो वो ऐसे उसके इलेक्ट्रिक मतलब उसका शायद एसी डेसी का कुछ चक्कर है, तो ऐसे ऐसे उसने जो है मोटर्स बना रखे हैं कि वो मोटर आपके घर में चलेगा ही नहीं। तो रेलवे भी तो ये सब संपत्ति है सार्वजनिक। बस में क्या करते हैं, सरकारी बसें देखेंगे सब खटारा रहती हैं, खटर पटर बजता रहता है, यात्रा कर रहे हैं, गंदगी सी पड़ी रहती है। तो इसलिए जो है सरकारी संपत्ति का हमें क्या करना है, अब कहीं कोई पता चला कहीं हिंसा हो गई, भीड़ भाड़ जा रही, पता चला गाड़ियों को फूंक रहे हैं, पुलिस की गाड़ी देखी, लगाया पेट्रोल, जो है डाला पेट्रोल, माचिस लगा जला दिया। तो ये सब सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करनी है, उसे नष्ट नहीं करना है, उसको जो है सुरक्षित रखना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर, यहीं पर जोड़ दिया गया है, हिंसा से भी दूर रहना। अब हिंसा नहीं करनी है, तो ये प्रश्न याद रखना कि नहीं तो ये ध्यान नहीं आएगा कि हिंसा से दूर रहना क्या हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है क्या? तो जोड़ा गया है। क्योंकि तुम्हें ये लगेगा कि हिंसा की बात तो गांधी जी करके गए थे कि हिंसा न करना, अहिंसा के रास्ते पर चलना, तो तुम कहोगे ये नहीं जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। लेकिन ध्यान रखना भाई, बाकी तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा कि वैसे याद आ जाएगा ना कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन हिंसा से दूर रहना तो ये कहोगे ये तो महात्मा बुद्ध जी और जैन धर्म में बात कही गई थी कि हिंसा से दूर रहना, और फिर कहोगे गांधी जी कह के गए थे हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर कहोगे ये संविधान में नहीं जोड़ा गया होगा। लेकिन ध्यान रखना हिंसा से दूर रहना ये भी जोड़ा गया है। और इसके लिए जो है जब संपत्ति का नुकसान करोगे तो समय समय पर क्या है, विधि बना करके, हाँ संसद विधि बनाकर जो है कानून बना करके उसका पालन भी कराएगी। अगर आप रेलवे की चोरी कर रहे हो तो कानून भी है, दंड दिया जाएगा, आर्थिक जुर्माना लगेगा। उसमें लिखा रहता ना कि सार्वजनिक रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 600 रुपये का जुर्माना, 2 साल की कम से कम कारावास लिखा है। तो क्यों लिखा है? इसी के आधार पर विधि बनाया गया है, नियम बनाया गया है। तो इसलिए सर, और इसके अलावा इसमें भी था प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें अगर आप जैसे मान लो कोई जानवर का शिकार करते हो, हिरन को मारते हो, और कहा गया है वन्य जीवों की संरक्षा करनी है, और तुम शिकार कर रहे हो, पहले जमाने जैसे पहले के राजा क्या होते थे, लिए धनुष और चल दिए जंगल, दे हिरन को नशना मार रहे हैं, तो अब वो नहीं चलेगा। अब एक हिरन वो मारा था कौन, सलमान खान, काला हिरन मारा था, अभी तक बेचारा लड़ रहा है, मुकदमा जेल भी हो आया है। तो अब वो नहीं चलेगा, चाहे जो, इसलिए कानून सबके पास सब, मतलब कानून की दृष्टि में सभी समान है। सलमान खान तो बहुत पैसे वाला था, अगर वो चाहता तो पैसा दे करके और जज को खरीद लेता, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, तो उसे काफी लंबे समय तक उस पर जो है मुकदमा चलता रहा, लड़ना पड़ा। तो इसलिए प्राकृतिक जीव जंतुओं की हमें जो है सुरक्षा करनी है। उसके अब इसके लिए भी विधि बनाकर कानून, वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया गया है, ठीक। तो उस कानून के तहत दंडित भी किया जा सकता है। तो पूरा का पूरा जो है मौलिक कर्तव्य ऐसा नहीं कि जो है न्याय योग्य नहीं है, इसमें कुछ ऐसे विधान भी हैं जिसको विधान समय समय पर बना करके जो है और उसका जो है लागू कराया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 10 नंबर कहता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास, यानी हमेशा निरंतर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर। सामूहिक स्तर पे कैसे, जैसे आप सभी पढ़ रहे हो, एक दूसरे से सहयोग लो, एक दूसरे को नोट्स दो, आदान प्रदान करो, आपस में बैठ करके पढ़ो लिखो चर्चा करो, तो सब बढ़ेंगे, सब पढ़ें सब बढ़ें। व्यक्तिगत स्तर पे जो है अरे कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है, उनके साथ तो पढ़ लिए हैं, अब हम रात को भी खींचेंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तब आगे निकलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो इलाहाबाद में ये बहुत होता था, हम लोग ससुर समझ ही नहीं पाते थे, हम लोग बैठ के दिन में ताश खेल रहे हैं और जो है पंडित जी जो है ताश खेल रहे हैं, हम लोग पंडित जी भी सो जाएंगे, पंडित जी पता चलता था रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं खींच करके, हम लोग ताश खेलते रहते थे, फिर सो जाते थे 10 बजे ही। तो जो है ये सब चलता है। तो ये सब चीज़ जो है व्यक्तिगत स्तर पे भी आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, और सामूहिक स्तर पे भी आगे बढ़ते जाना है। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मेरा व्यक्तिगत हित क्या है तुम्हें पढ़ाने से, थोड़ा सा चैनल ग्रो होगा, लोग जानेंगे, थोड़ा सा फेम होगा, फेमस होने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कुल मिला करके, ठीक, थोड़ा सा लोग जानेंगे देश दुनिया में, और साथ में तुमको भी लेकर चल रहा हूँ, तुम्हें फायदा हो रहा है, उससे ज्ञान अर्जन हो रहा है, कंपटीशन में आगे बढ़ोगे। और सही बात बताऊं तो अगर मैं फीस लेकर पढ़ाता, ठीक है, तो आपके साथ इतना नहीं कर पाता। फीस लेता फिर मैं यही सोचता कि चलो बच्चे कम आ रहे हैं, बढ़िया है,
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जितना तुम्हारे गार्जियन नहीं तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, उससे ज़्यादा मैं सोचता हूँ। 26 जनवरी को ज़्यादातर लोग नहीं आए थे, तो अरे छुट्टी कर दी थी, वो तो कुछ लोगों के दबाव में आकर करनी पड़ी थी। लेकिन जो है, जब मैंने पहले ही डाल दिया था कि 11 साढ़े 11 बजे आना है पढ़ने के लिए, तो फिर उसे फ़ोन करके क्यों बता रहे कि 2 लोग नहीं आ रहे हैं, 3 लोग नहीं आ रहे हैं, 4 लोग नहीं आ रहे हैं। फिर मुझे डालना पड़ा, हमने कहा चलो फिर छुट्टी कर देते हैं। लेकिन वो बच्चे बेचारे जिनके पास मैसेज नहीं जाना है, वो तो आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए 4 बच्चों के लिए मुझे रुकना पड़ा था। फिर मैं मतलब ये मेरा दायित्व था, क्योंकि मैं जो है तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ज़्यादा, तो इसलिए। वहीं पर अगर पैसा तुमसे लेकर पढ़ा रहा होता तो फिर इतना टेंशन नहीं लेता। मैं इसीलिए टेंशन लेता हूँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम भी बराबर हमारे साथ आगे बढ़ते चलो। तो इसलिए जो है व्यक्तिगत विकास के साथ सामूहिक गतिविधियों में आगे बढ़ना है और इसका प्रयास करना है जिससे राष्ट्र उन्नति करे, राष्ट्र विकसित हो, राष्ट्र आगे बढ़े। ठीक, तो ये 10 नंबर तक क्या हो गया, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। और 11वां ज़्यादा हमने बता ही दिया था, 6 वर्ष तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को कौन, गार्जियन अपने बच्चों को जो है लेकर जाएगा शिक्षा दिलाने, वो उसका मौलिक कर्तव्य है। और वहीं पर जो है बच्चे का मूल अधिकार भी है उसे शिक्षा पाने का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का उसका मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। कौन से संशोधन से? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002। तो इस तरीके से ये पूरा जो है मौलिक कर्तव्य था। 1-2 बार थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, नोट बना लिया है तो याद हो जाएगा।